So today I'm going to teach emerging fields in environment law. Now, environment as a third generation right. Basically, we know that हम three generations right पढ़ते हैं कि first generation right is about civil and political rights like right to equality, right to life. हम सिविल की अगर बात कर रहे हैं तो एंड पॉलिटिकल जो राजनीतिक अधिकार हैं वो हैं जैसे कि वोट करने का राइट टू बी बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन. नाउ थर्ड जनरेशन राइट जो होता है वो होता है कलेक्टिव राइट लाइक राइट्स ऑफ सॉलिडारिटी, जैसे कि जो हम एज इंडिविजुअल नहीं बट एज सोसाइटी इंजॉय करते हैं, जैसे कि right to clean environment, right to clean drinking water, right to peace, जैसे कि वॉर ना होना और हम सब पीसफुली रहें. तो वो थर्ड जनरेशन राइट है और इसलिए जो इन्वायरमेंट है वो थर्ड जनरेशन राइट में आती है कि हमारा क्लीन इन्वायरमेंट का राइट है और हमने उसको थर्ड जनरेशन के अंदर क्लासिफाई किया है. इंटरसेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक अगर हम इमर्जिंग फील्ड देख रहे हैं तो अब रिन्यूएबल एनर्जी आ गई है, जैसे कि हम ये साइंस में भी पढ़ते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. तो रिन्यूएबल एनर्जी इज लाइक दैट कैन बी रिन्यूड, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी जो है. तो उसको हम इन्वायरमेंटल लॉ से कैसे रिलेट कर सकते हैं उसके बारे में. Then there are various agreements like Paris Agreement, जहाँ new policies and laws frame हुए हैं. Environment is for our common future. अब जैसे renewable resources हो गए, उसे smartly कैसे manage किया जाता है, that is through technology. Resource management जो हो गया, जैसे कि wind energy को maintain करना या if we have minerals in the environment, so that is done using AI, technology. Then another important aspect is equitable access for renewable resources for marginalized communities. इसका मतलब हुआ कि सबका अधिकार है renewable resources पर, चाहे वो rich हो या poor हो. So सबके लिए है, ऐसा नहीं कि it is for just one class of people कि वही यूज कर सकते हैं. It is for all. Role of technology and automation. हाँ, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसेस हैं, उन वो जब अगर टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट का इंटीग्रेशन होता है तो उस बारे में है कि एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, कि जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया. तो बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट, लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, देन वैक्सीन्स हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में इसलिए आता है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एक ऐसा क्रॉप होता है जिसमें डीएनए में उस क्रॉप के चेंज करके उसको न्यू क्रॉप बनाया जाता है. एंड देन जैसे कि देर आर मेनी monitoring systems, alert systems, remote sensing. For example, biodiversity monitoring की कौन से एनिमल की मूवमेंट कहाँ है, तो वो सब टेक्नोलॉजी से किया जाता है. प्रिडिक्टिव एनालिसिस, एआई, लाइक कि क्लाइमेट पोल्यूशन जो हो गया, पोल्यूशन को ट्रैक करना और फिर वेस्ट मैनेजमेंट करना. तो ये सब जो है ये टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है. तो यहाँ पे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ वैक्सीन, इट इज़ ओनली एक्सेसिबल इफ इट इज़ अवेलेबल. अगर वो मार्केट में ही नहीं है तो वो एक्सेसिबल नहीं है. एंड इट शुड बी अफोर्डेबल, है ना. लाइक अगर वो इतना महंगा है दैट नोबडी कैन बाय इट, देन इट इज़ नॉट अफोर्डेबल. एंड इट शुड बी बेनिफिशियल. तो एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए जब हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं. देन देर आर वेरियस प्रोटोकॉल्स लाइक जेनेटिक रिसर्च से रिलेटेड, जहाँ पे इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज कहा गया है के बारे में बात की है.
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नगोया प्रोटोकॉल है. Then the next point is environment social governance. Environment social governance is about कि एक कंपनी का इम्पैक्ट क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में, जैसे कि उसका एनर्जी कंजम्पशन जो है उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट में, या वो जैसा अपना वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट में. इट इज़ बेसिकली कि जो ईएसजी इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जहाँ जिनका कमिटमेंट हो टुवर्ड्स इन्वायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस. देन नेक्स्ट कम्स promoting cattle protection and ecological harmony. लाइक एनिमल वेलफेयर की तरफ बढ़ना, बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस होना, तो ये सब कैटल प्रोटेक्शन में आता है और इकोलॉजिकल हार्मनी से रिलेटेड है. कमिंग ओवर टू नेक्स्ट स्लाइड इज क्रॉस बॉर्डर एनवायरनमेंट रेगुलेशंस. तो बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, पॉलिसीज हैं एंड अग्रीमेंट्स हैं जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में है, ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन के बारे में है, क्लाइमेट चेंज के बारे में है, जिनको हम इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी फर्दर तो मैं और इनको डिटेल में डिस्कस करूँगी. द वेरियस अग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस अग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन. देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी. इफ टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व्ड तो वहाँ पे प्राइवेसी भी आएगी, बिकॉज दे कैन बी सिचुएशंस जहाँ पे अगर आप चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं तो देयर डेटा इज इन्वॉल्व्ड, और डेटा इन्वॉल्व होता है या डिजिटल सिग्नल्स हैं या कुछ भी ऐसा है तो उसको प्रोटेक्ट करना फॉर साइबर सिक्योरिटी पर्पसेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशन ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे अगर मैं हिंदी का ट्रांसलेशन बताऊँ तो बौद्धिक संपदा, जो भी चीज़ आप अपनी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. लाइक आप कुछ कोई बुक लिख रहे हैं, कोई आर्ट फॉर्म, कोई म्यूजिक, तो यू कैन गेट अ कॉपीराइट. कोई न्यू इन्वेंशन है विच इज़ न्यू, ओरिजिनल एंड इट हैज़ एन एप्लीकेशन, तो पेटेंट है. फिर ट्रेडमार्क है, कोई कंपनी का लोगो है, तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं. अब अगर हम इसको एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए या रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, कार्बन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी कोई प्लेटफॉर्म्स हो गए तो वहाँ पे भी पेटेंट ट्रेडमार्क की ज़रूरत होती है कोई ट्रेड्स इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के लिए. देन देयर इज़ ऑल्सो जीआई, जोग्राफिकल इंडिकेशन, जहाँ पे बेनिफिट शेयरिंग होती है कि कोई चीज़ को अगर हम उस प्लेस का इंडिकेशन करके, फॉर एग्जांपल बासमती राइस हो गया या कुछ भी, हमने उसको उस जगह से पहचान लिया तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों के लिए प्रॉफिट मेकिंग होगा, है ना, बेनिफिट शेयरिंग होगी लोगों में. तो दिस इज अबाउट दैट. Then next is regulating digital carbon markets and green economy. तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन होने चाहिए. हम रिस्टोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइक पहले हम प्रिजर्वेशन तक थे, नाउ वी आर मूविंग बियॉन्ड प्रिजर्वेशन. फॉर एग्जांपल वेटलैंड्स के बारे में वर्क करना, फॉरेस्ट को क्रिएट करना, नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट देम. देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. लाइक हम चीज़ों में बोल रहे हैं कि रीयूज़ करना है, रिपेयर करना है, रिसाइकिल करना है, तो हम उसका एक लूप क्रिएट कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ, एथिक्स एंड फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस. तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग होना चाहिए. जो इन्वेस्टमेंट है वो बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए. नाउ जो ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स,
सिर्फ उनका उससे ही रिलेटेड हम उनको लिमिट नहीं कर रहे हैं, बट उनको अपना वेस्ट मैनेजमेंट भी प्रॉपरली करना होगा। देन अगर हम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो एनडीसी है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो ये एज पर पेरिस अग्रीमेंट आया है कि जो भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने कुछ ना कुछ अपने प्रोमिसेस किए हुए हैं कि हम हमारा इन्वायरमेंट में इतना कंट्रीब्यूशन रहेगा और हम अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे। तो वो हर एक कंट्री का डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है। Now, apart from this, green washing एक चीज़ होती है wherein जहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो ये बताती हैं कि हमने इन्वायरमेंट के लिए इतना किया, बट समटाइम्स इट बिकम्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और लोग उस चीज़ों को सच मान के कि हाँ उन्होंने इतना किया है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। So, this was all about emerging trends of environmental law that I had to talk about. So, thank you and have a nice day.